नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9 और क्लास 9 का चैप्टर 5 ये हमारा साइंस है जिसे हम विज्ञान बोलते हैं। ये चैप्टर 5 में हमारा चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम से संबंधित है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड से, आप सीबीएसई से भी पढ़ रहे हैं हिंदी में, तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन संबंधित सारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, इजी एक्सप्लेनेशन और बहुत ही आसान शब्दों में। ये हमारा पार्ट 4 होगा क्योंकि हम लोग पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट किए। तो ये आज हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम लोग सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति को देखेंगे और बहुत ही आसान और सभी सारे शब्दों को जानेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेरी है सारे को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये आने वाले 2026, 27, 28 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं और ये नॉलेज और ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को हम लोग बारीकियों से और आसानी से देखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से देखे थे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ इसमें देखे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या समान होती है, फिर हम लोग थर्ड पार्ट में देखे थे कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, ये भी हम लोग कंप्लीट किया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। इसी के अंतर्गत प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लेज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली जिसे हम बोलते हैं चयनात्मक परागम्य या फिर वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं, इसके बारे में देखें और बहुत ही डिटेल से देखें और बारीकियों से सब चीज़ों को जानें। आज हम लोग जो देखेंगे वो कोशिका भित्ति देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट किए। आप वीडियो को जरूर जाके देखें पार्ट 3, तभी आप पार्ट हमारा जो है 4 देखें यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका का मतलब होता है सेल और भित्ति का मतलब होता है दीवार या वाल, हम जिसे सेल वाल, तो इसका नाम पड़ा सेल वाल। कैसे, आप समझिए एक वाल है, दीवार है, घरों का दीवार होता है, वाल होता है, उसे वाल या भित्ति ही तो कहते हैं। गाँव में जाएंगे तो आप भित्ति बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका वाल मतलब हो गया क्या, सेल वाल। और सेल वाल क्या है, ये जो है सबसे एक लाइन में ये एनिमल में नहीं पाया जाता है, यानी ये जानवरों में, जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जिसे सेल वाल बोलते हैं वो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के सेल में पाया जाता है। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्री है, उसी के सेल में पाया जाएगा। और ये आउटर सेल है। जिस प्रकार से एनिमल सेल यानी जंतु सेल के बाहरी लेयर बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से बना हुआ है जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट का सेल होगा और प्लांट सेल का जो बाहरी लेयर होगा, यही जो बाउंड्री है, यही जो गार्ड है, ये कोशिका भित्ति से बना हुआ। बस अंतर यही है। यानी कि आपको समझना है कि कोशिका भित्ति जो रहेगा से सिर्फ किस में रहेगा, तो प्लांट में रहेगा, पौधों में रहेगा, लेकिन एनिमल वाला में नहीं रहेगा, जंतुओं वाला में नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एनिमल वाला में जो है सिर्फ कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली है, जबकि आप पादपला या प्लांटों में जाएंगे, पौधों में जाएंगे तो कोशिका भित्ति भी मिलेगा और इसके अंदर आपको एक जो है प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगा जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो 2 लेयर रहता है प्लांट में। इस डायग्राम को इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ बताया गया, इसको पढ़ते हैं। तो इसका काम क्या है, ये जो है पौधा को रिजिड देता है। रिजिड कहने का मतलब पौधा को कठोर मजबूती प्रदान करता है। ये जो है प्लांट के अंदर, पौधा के अंदर कोई बाहर आ नहीं सकता है अंदर से, और बाहर से अंदर कोई जा नहीं सकता है। ये गार्ड के जैसा एक बाउंड्री है, ये कवच है, पौधा को बचाता है, अधिक गर्मी से बचाता है, अधिक बारिश से बचाता है, अधिक विंड से बचाता है। पौधा जो है अपने जगह पे डटे रहता है, बने रहता है, इसको कुछ नहीं होता है। एकदम हार्श क्लाइमेट में, खराब वातावरण में, पर्यावरण में फ्लड आ जाए, किसी भी प्रकार से पौधा को मजबूती, कठोर प्रदान करता है। और ये बना होता है सेल्यूलोज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जितने भी प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे धरती पर, वो सब के सब में कोशिका भित्ति है, सेल वाला है, और ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। और सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर सेल्यूलोज को खाते हैं तो हम नहीं पचा सकते हैं, हमारे शरीर में मानव नहीं पचा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कोई हार्मोन या हमारे अंदर में कोई केमिकल नहीं है। पेड़ पौधा को पत्ती जब खाती है, ग्रास खाती है, घास खाती है जानवर, तो उसको पचा लेती है कि उसके अंदर सेल्यूलोज पचाने का ताकत है, क्योंकि उस जो पत्ती है, जो ग्रास है, वही कोशिका भित्ति से बना हुआ है। और वो उसमें क्या, और वो बना हुआ किस में, सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हम समझ पाएँ कि सेल कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है जो कठोर होती है। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। एक लाइन में हाईलाइट कीजिए, यही तो आपसे पूछा जाएगा। यानी कि एक साइड दिया रहेगा एनिमल सेल, जिसके हम एनिमल सेल को हम बार बोल रहे थे, एनिमल मतलब जंतु होता है, और प्लांट सेल जिसे हम बोलते हैं ये पेड़ पौधा, ये प्लांट मतलब जी, हम बोलेंगे पेड़ पौधा, और एनिमल मतलब जी जंतु। इसमें जो है ऐसे पूछा जाएगा क्या सेल वाल इसमें है, तो एनिमल में बोलेंगे नहीं, ये अब्सेंट है।
इसमें एब्सेंट है। जबकि जो प्लांट सेल में कोशिका सेल वाल है तो बोलेंगे सेल वाल है, इसमें एब्सेंट है। और इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, यानी कि इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, यानी कोशिका झिल्ली। तो आप याद रखेंगे कि पादप यानी कि पेड़ पौधा ट्री पत्तियों में प्लाज्मा झिल्ली तो रहती, इसके अलावा कोशिका भित्ति भी रहती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं रहता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इतने अच्छे से बताया है कि जो पादप कोशिका है यानी पादप पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जा रही है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसलिए हम पत्ती को खा के जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है से सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। सेल्यूलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है, बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्ड, बहुत ही टफ, बहुत ही रिजिड है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। संरचनात्मक का मतलब उसका स्ट्रक्चर, और बहुत ही कठोर और बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट दिया गया, इसको आप हमें उम्मीद है कि यहाँ से आप हाईलाइट करें। अगर कोई भी पूछे आपसे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और यहाँ तक एकदम लाइन बाय लाइन आप बोल सकते हैं यूजुअली कि प्लाज्मा को जो सबसे पहले कोशिका भित्ति ये पादप के कोशिकाओं में पाया जाता है और उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली भी रहता है। जबकि एनिमल वाला में हम लोग के जो सेल है उसमें प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली रहती है, कोशिका भित्ति नहीं रहती है, जबकि पौधों में दोनों रहता है। और ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कठोर है, बहुत ही जटिल है। ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसी प्रकार से दिया गया है जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। देखिए, जब किसी पादप कोशिका में, यानी कि मान लीजिए कि एक सेल है, ये सेल है और प्लांट सेल है, ये पादप सेल है, क्योंकि ये बता रखा है जब किसी पादप कोशिका का मतलब होता है प्लांट सेल, और प्लांट सेल में पानी की हानि होगा, यानी कि पौधा पानी जो है ये इससे पौधा से बाहर आ जाएगा, यानी पत्तियों से, इसके पेड़ पौधे से, पूरे के पूरे इसका सेल से पानी बाहर आ गया। और ये कैसा हुआ? प्रासरण के द्वारा हुआ। कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित होगी। तो ये सेल से अगर पानी जो है से बाहर जाएगा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पौधा के अंदर पानी अधिक हो गया और इसके अंदर पेड़ पत्तियों और पौधों में, जबकि बाहर में पानी कम पड़ गया, तो उच्च से निम्न की ओर वो ऐसे ट्रांसफ़र हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है सेल सिकुड़ जाएगी। ये सिकुड़ने का मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस घटना को जीवद्रव कुंचन कहते हैं। तो देखिए, जीव द्रव क्या होता है? तो जीव द्रव को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, आप बोल सकते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस प्रकार से जीव द्रव जो है संकुचन कहते हैं, यानी जीव द्रव क्या हो गया? वो सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि उसके अंदर का पानी बाहर आ गया। इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए, एक्टिविटी दिया गया, हमारा एक्टिविटी क्रियाकलाप कितना है? 6.5.6 है। ये हालांकि आपके स्कूल में कराया जाना चाहिए और आपके स्कूल में ये होना चाहिए, लेकिन ये मे भी लगता है कि नहीं इतना डीपली लोगों को बताया जाता है। तो रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। तो देखिए, पानी की पत्ती की जो झिल्ली है, जो पत्ती है, लीव्स है, उसके एक बहुत ही पतली पानी में रखकर हमें एक स्लाइड बनाना है। उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से तो देखना है, सूक्ष्मदर्शी से, लेकिन बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं, क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट, एक रंगीन वाला चीज़ है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पौधा को खाना बनाने में हेल्प करता है। इसमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट पौधा के पत्तियों में, यानी कि पेड़ पौधा में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। हम लोग में रहता, हम लोग भी फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते खुद से। तो क्लोरोफिल पौधों में, और क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल किसके अंदर आता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये भी पौधा में। तो दोनों टेक्निकली पौधा में ही पाया जाता है। इसे याद रखेंगे, हरा रंग का चीज़ है, यानी एक पिगमेंट का चीज़ है, हम आपको फर्स्ट में ही बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग कंप्लीट किए क्रियाकलाप। अब हम लोग देखेंगे हम लोग कोशिका भित्ति देखें। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए, स्लाइड पर शक्कर और नमक की सांद्र विलयन डालो। तो देखिए, स्लाइड पर जैसे ही शक्कर और नमक डालेंगे, यानी कि आपसे सिंपल बताया जा रहा है कि शुगर और साल्ट यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन डालेंगे, तो 1 मिनट हम रुकेंगे और प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो हमने क्या देखा? तो रियो की पत्तियों के कुछ मिनट तक जल उबालो, यानी कि जल को उबाला गया, बॉयल किया गया, और इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएगी। जिसे हम उबालेंगे तो कोशिका में जितने भी, यानी सभी के सभी पत्ती में जो कोशिका है वो सब डेड कर जाएगी, मर जाएगी, उसका मृत्यु हो जाएगा। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। तो 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? और
क्या अवजित द्रव कुंचन हुआ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हमको ये क्रियाकलाप से आंसर यहाँ पे दिया गया और इसमें पता हमें चल जाएगा। तो यहाँ देखिए बताया गया है, तो देखिए हमको यहाँ क्या पता चलता है कि इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। यानी जीवित कोशिकाओं, जो एकदम का जो लिविंग सेल है, जो जीवित है, उसी कोशिकाओं में परासरण के द्वारा अवशोषण होगा, किसी चीज़ को अवशोषित कर लेगा, ना कि मृत कोशिकाओं में। मृत कोशिकाओं में ना ही अवशोषण होगा, ना ही ऑब्जर्प्शन होगा, ना ही किसी प्रकार से और भी कुछ होगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। फिर हमारा दिया गया है कि कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया, कवक और पौधों कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प प्रासरण दबी विलयन में बनी बिना फटे बनाए रखती है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ आपका बताया जा रहा है कि कोशिका भित्ति जो है से पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, यानी कि अल्प, जो कम तनु विलयन मतलब अल्प प्रासरण दबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रसरण विधि द्वारा पानी लेती है। तो अल्प प्रासरण दबी विलयन का मतलब है कि जो कवक है, बैक्टीरिया है या पौधा है, ये कोशिका भित्ति या आउटर सेल है, तो इसके अंदर जो है से पानी कम है और बाहर में अधिक है। तो पानी जो है से बाहर से अंदर जाएगा। इसे ही अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं, क्योंकि अल्प का मतलब पानी इसके अंदर कम था और ये जिस मेथड से जाता है उस मेथड का नाम है प्रासरण मेथड। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंपली कि जो कवक है, पौधा है और बैक्टीरिया है, यह जो है से अल्पसरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम में कोशिका प्रसरण विधि द्वारा पानी लेती है अंदर में और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। तो देखिए कोशिका फूल जाती है और फूलेगी तो कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट जो दीवार है, उसे सेल वाल कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे, उस पर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पदार्थ कोशिका परिवर्तनीय माध्यमों को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। मतलब ये हम लोग को बताया जा रहा है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका भित्ति को ही सेल वाल कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, तो पौधों में, यानी पेड़ पौधों प्लांट में पाया जाएगा। और कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिकाएं हैं, यानी कि जो पादप कोशिकाएं हैं, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाएं में पाया जाता है। और ये परिवर्तनीय माध्यम में, यानी मान लीजिए पूरा का पूरा गर्मी का मौसम आ गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया और बाढ़ आ गया, हवा चल रहा है या फिर बारिश आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो जंतु कोशिका के अपेक्षा आसानी से ये सहन कर लेगा। इसलिए कितनों भी गर्मी हो, पेड़ पौधा को जल्दी कुछ नहीं होता है। कितनों भी ठंडी हो जाए तो पेड़ पौधा का कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सहन कर लेगा। यानी परिवर्तनीय माध्यम को आसानी से सहन कर लेगा हम लोग से। कौन? ये बोलेंगे जंतु कोशिकाएं। तो जंतु यानी जंतु कोशिका से अच्छा ज़्यादा पावरफुल है पादप कोशिकाएं, क्योंकि पादप कोशिकाएं के अंदर है कोशिका भित्ति सेल वाल। तो सेल वाल एक अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया गया था। तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो था, इसमें टॉपिक में हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारा केंद्रक है, तो अलग टॉपिक है, अलग ये इसमें दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल से सेल के बारे में पहला चीज़ तो कंप्लीट किए हैं, इसे आप याद रखेंगे। पहला चीज़ हम लोग क्या कंप्लीट किए कि ये जो सेल, ये मेनली सारे सेल में 3 चीज़ होता है। एक होता है कोशिका झिल्ली, अगर प्लांट में देखें तो एक लेयर और होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ये एनिमल में नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति यही बाहरी लेयर के बारे में हम लोग जान गए पूरा डिटेल। ये केंद्रक है, इसे केंद्रक बोलते हैं, और ये वाला बीच वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसे ही क्या बोलते हैं, तो इसे कोशिका द्रव बोलते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम लोग जाने कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वाल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।